कीर्तिनिधि जी एक चीज और कह दूं कि फिर आप अपनी बात कहिए जो कहना चाह रहे थे। उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय ने अभी पिछले कुछ ही समय पहले एक विशेष निर्णय दिया। उस निर्णय के आलोक में उत्तर प्रदेश सरकार ने एक विधिक व्यवस्था भी अस्तित्व में ला दी। अंग्रेजों के समय से एक अपराध का विवरण लिखते समय जाति का उल्लेख होता था पुलिस थानों में। क्या हाई कोर्ट ने कहा जाति का उल्लेख नहीं होगा, अपराध का उल्लेख करिए, किसने किया उसका उल्लेख करिए, किसके प्रति हुआ उसका उल्लेख करिए, जाति का उल्लेख नहीं होगा। वो कॉलम हटाइए, और वो कॉलम हटा दिया गया। कीर्तिनिधि पांडे जी। देखिए रत्नाकर जी जो बात कर रहे थे, मैंने शुरू में कहा कि एसआईआर की प्रक्रिया पे सवाल तब खड़ा हो रहा। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, और मसाला। जब इलेक्शन कमीशन विपक्षी दल के लोगों को सवालों का जवाब देने के बजाय विपक्षी दल के नेताओं को ही घेरने में लगे। इलेक्शन कमीशन अगर स्वायत्त संस्था है तो देश के अंदर लोकतांत्रिक प्रक्रिया में शामिल होने वाला कोई भी व्यक्ति अगर सवाल खड़ा करे तो इलेक्शन कमीशन को उसको संतुष्ट करना चाहिए। ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी। हर जिले में इलेक्शन कमीशन के लोग हैं और इलेक्शन कमीशन की नैतिक जिम्मेदारी उसको संतुष्ट करे। इलेक्शन कमीशन की अपनी पारदर्शिता आम जनमानस में पूरी तरह बनी रहे, ये बनाए रखने की जिम्मेदारी है इलेक्शन कमीशन। अगर कमियां हैं, मैंने तो बताया उस चुनाव में किस तरीके से वोटों की लूट हुई, किस तरीके से हम लोग शिकायत करते रहे, एविडेंस देते रहे, इलेक्शन कमीशन के दरवाजे पे जाते रहे, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने कोई कार्रवाई नहीं किया। सब इलेक्शन कमीशन के मेज पे पड़ा रह गया। तो सवाल तो खड़ा हो। और जाति व्यवस्था को कहां काट पाएंगे अमिताभ जी? वैकेंसी ही निकलती है तो जाति व्यवस्था से निकलती है। जाति पर नहीं निकलती, वर्ग पर निकलती है। जाति पर कोई वैकेंसी नहीं निकलती। गलत जानकारी आपकी, सिर्फ वर्ग पर निकलती है। आपको बता रहा हूं, नहीं जाति पर नहीं निकलती ना, जाति पर नहीं निकलती। अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी इस पर निकलती है। अरे भाई निकलती है ना, तो सब अपने जाति कहां? जाति और वर्ग में अंतर है मित्र, जाति और वर्ग में अंतर है। बताते हम ओबीसी का सर्टिफिकेट बनाते हैं, उसमें भी जाति लिखी जाती है। जाति प्रमाण पत्र बनवाते हैं तो उसमें जाति लिखी होती है। नहीं जानते हो तो कहिए, मैं भेज दूं आपको जाति प्रमाण पत्र की कॉपी। ठीक है, देख लीजिए उसको। आपको इलाहाबाद हाई कोर्ट के, एक मिनट आप कितनी रुक जाइए आगे बात। आपको हाई कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध और उत्तर प्रदेश सरकार के उसके अनुपालन में लाए गए विधिक व्यवस्था के विरुद्ध कोर्ट जाना चाहिए था कि जात का कॉलम कैसे निकल रहा है, हम जात के बिना नहीं रहेंगे। जाना चाहिए था ना आपको। गजब बात कर रहे हो, गजब बात है भाई। मुझे एक चपरासी का, ठीक है आगे बात, मुझे एक चपरासी तक का ट्रांसफर कोई दिखा दे कि जिसमें चपरासी की जात लिख के ट्रांसफर किया गया हो, दिखा दीजिए। नहीं ना, इस देश के अंदर जाति जनगणना होगा कि नहीं होगा? तो जाति लिखी जाएगी नहीं लिखी जाएगी सबकी? तो ये यही तो कह रहा हूं, जब ये जाति पूछ ली जाए किसी से। कीर्ति जी एक मिनट, चलिए आप पहले बोल लो। ठीक ठीक, 2027 में जाति जनगणना शुरू होना ना जनवरी में। ठीक है, ठीक, जाति लिखी जाएगी नहीं लिखी जाएगी? ठीक है, एक ठीक है, 2027 में जातिगत जनगणना होगी, बिल्कुल ठीक बात है होगी। जो लोग जाति की जनगणना के चैंपियन थे उनसे जात पूछ ली गई तो वो हत्थे से उखड़ गए, और दूसरे से कह रहे सब लोग जात बताओ। उनसे अपनी जात पूछ ली तो वो हत्थे से उखड़ गए, धतेरे की करने आ गए, और बाकी 150 करोड़ से कह रहे जात दिखाओ। ये तो समझना पड़ेगा। खैर गौरव जैन, विषय वहीं पर है कि चुनाव आयोग किसी की नागरिकता नहीं छीनता, ना वो उसका दायरा है, ना वो उसका अधिकार क्षेत्र है। चुनाव आयोग सिर्फ ये देखता है कि जो व्यक्ति मतदाता सूची में है या मतदाता सूची में अपनी प्रविष्टि चाह रहा है वो भारत का नागरिक है या नहीं। चुनाव आयोग इससे संतुष्ट होगा तभी नाम इन होगा या आउट होगा। ठीक, उसके बाद उसकी नागरिकता लेनी है नहीं लेनी है ये गृह मंत्रालय जाने, लेकिन वोटर लिस्ट से वो बाहर हो जाएगा या वोटर लिस्ट में इन हो जाएगा। इतनी सी तो बात है। इसमें नागरिकता खत्म करने की बात कहां से आ गई चुनाव आयोग के जरिए?
ये तो कभी किसी ने नहीं कहा कि चुनाव आयोग सिटीजनशिप का सर्टिफिकेट बांटेगा। लेकिन व्यवस्था विधिक व्यवस्था ये कहती है कि भारत का मतदाता होने के लिए भारत का नागरिक होना चाहिए, पहली शर्त है। फिर दूसरी शर्त है इतनी आयु होनी चाहिए। तो इस शर्त तो देखेगा चुनाव आयोग जिसको नाम लिखना है, नहीं? गौरव जी। जी देखिए, इन दोनों चीजों पर तो कोई सवाल या निशान है ही नहीं कि कोई गैर भारतीय भारत के चुनाव में वोट न डाल पाए। जो मुख्य मुद्दा वो ये है कि भारत का नागरिक होने के बाद जो आदमी एलिजिबल है उसका नाम काटा जा रहा है इलेक्टोरल रोल से, उसको दूर करा जा रहा है चुनावी प्रक्रिया से। उसके ऊपर लड़ाई है कि क्यों उन लोगों को नाम, जो एलिजिबल वोटर हैं उनको क्यों दूर रखा जा रहा है। और हमारी बात ये है, क्या ये एक षड्यंत्र के थ्रू रखा जा रहा है? क्योंकि जो भी पिछड़े, दलित, आदिवासी या फिर जो भी व्यक्ति, अधिकतर लोग वही अफेक्टेड होते हैं। जो आपने आया, चुनाव का व्यक्ति आया, बीएलए आया, आप उसको कागज नहीं दिखा पाए, आप घर पे नहीं हुए, उन्होंने अनुपस्थित करके आपका नाम काट दिया। और ऐसे 400 नाम कटे हैं बूथों पे कि व्यक्ति जो है वो गया है कहीं और पे काम करके, उसका अनुपस्थित दिखा के नाम काट दिया। स्थानांतरित नहीं करा कि कहीं और उसको कर दिया हो, उसको डाला है अनुपस्थित की सूची में। और ऐसे अनुपस्थित की आप सूची देखेंगे तो करीब करीब 42% जो लोग हैं जिनके नाम कटे हैं कई कई जगह पे। अगर 42% लोगों के नाम आपने काट दिया अनुपस्थित होने के कारण, तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि चुनाव का जो परिणाम होगा वो कहीं ना कहीं इफेक्ट होगा? क्योंकि वो व्यक्ति मरा नहीं है, वो व्यक्ति स्थानांतरित नहीं है, वो व्यक्ति कहीं भारत के किसी और देश का नागरिक नहीं है, वो वहां पर नहीं था। तो इसीलिए हमारा जो बिहार के संदर्भ में आपने बात करी थी, वो इसीलिए करी थी कि उस टाइम पे वहां पे चुनावी SIR की प्रक्रिया कराई जा रही है, जहाँ पे कोसी का जो जलस्तर है बड़ा होता है, लोगों के वहां पे काम करने नहीं होता। और उसके बाद अगले 2 महीनों में जो व्यक्ति होता है, खासतौर पे मल्लाह कम्युनिटी के लोग होते हैं या बाकी और कम्युनिटी के लोग होते हैं, वो जाते हैं काम करने के लिए दूसरे जिले में या दूसरे राज्य में। तो अगर उस वक्त पे ये प्रक्रिया हुई और वहां पे आपने देखा कि आपने बताया 67 लाख लोगों के नाम काट दिए गए, आपको लगता है 67 लाख जो लोगों के नाम काटे गए उसमें सारे के सारे जो लोग होंगे वो वहां पे इनएलिजिबल वोटर होंगे? तो मेन बात यही है कि एक भी इनएलिजिबल वोटर जो है वोट ना करे, लेकिन जो भी एक भी अगर एलिजिबल वोटर है तो उसका वोट ना भी कटे। इसी के ऊपर हमारा विरोध था, जिसको लेकर के हमने चुनाव आयोग से जवाब मांगे थे, जिसका उन्होंने जवाब देने से इनकार कर दिया। तो इसीलिए हम लोगों ने विरोध किया। मैं डॉक्टर मोनिका सूद के पास चलूं, लेकिन एक बात कहूं कि 42% लोग के नाम गलत काट दिए गए। अगर इतना बड़ा आरोप है तो ज्यादा नहीं तो 10-5 लाख अपील तो चुनाव आयोग में होनी चाहिए थी। एक दूसरी बात, एक बार रामलाल के घर बीएलओ गया, रामलाल नहीं मिले तो अनुपस्थित कह के नाम नहीं कट सकता। 3 बार जाना होगा और तीनों बार रामलाल न मिले तब ये बात आएगी, और अंत में नाम काटने से पहले रामलाल को नोटिस होगा। ऐसा नहीं है कि गए बोले गुड्डू रामलाल है, बोले नहीं है, बोले अनुपस्थित वोट काट दो ना। ऐसा कभी नहीं हो रहा, कहीं नहीं हो रहा। और मैं तो एक बात कहता हूं भाई डॉक्टर, ठीक है भैया आ गई आपके बात डॉक्टर साहब, जिसका नाम कटेगा वो अपील में जाना चाहिए। जरूर अगर 42% लोगों के नाम कट गए, वो गए थे मखाना बनाने, मखाना की खेती करने, फसल करने, इसलिए नाम कट गया, तो हंगामा हो गया होता अब तक। सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग ने जो हलफनामा दिया है, हलफनामा, उस हलफनामा में चुनाव आयोग ने, प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात नहीं है, प्रवक्ता की बात नहीं है, टीवी की बात नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में जो उसने दस्तखत करके दिया है, जिसकी जिम्मेदारी आयोग को लेनी ही पड़ी, उसमें उसने कहा है कि बिहार में अंतिम मतदाता सूची के विरुद्ध एक भी अपील नहीं आई, नॉट इवन सिंगल वन। मोनिका सूद। हाँ जी, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपसे अमिताभ जी, कि ऐसा है कि जो गौरव जी कह रहे हैं, वो जो ये आरोप लगा रहे हैं ये सही नहीं लगा रहे। आप सही कह रहे हैं कि 3 बार लोग जाते हैं, और एक ऐसा मैंने पूरे रूल्स एंड रेगुलेशंस पढ़े हैं इसके, उसमें लिखा गया है कि अगर कोई अनुपस्थित है अपने घर पर तो उसका बड़ा बुजुर्ग कोई भी उसके दस्तावेज दे के, उसकी फोटो दिखा के उस फॉर्म पे साइन कर सकता है, और दोबारा वो एक समय निश्चित कर सकते हैं जिस पे दोबारा आकर
उनका जो सूची है उस पे उनके भी हस्ताक्षर ले सकते हैं। तो जो गौरव जी कह रहे हैं बहुत गलत कह रहे हैं। और रही बात गौरव जी, जब घुसपैठियों की आप कर रहे थे, मैं घुसपैठियों की बात वो नहीं कर रही हूँ कि घुसपैठिए कोई और हमारे नागरिक आके बैठे हैं। मैं घुसपैठियों की वो बात कर रही हूँ जैसे घुसपैठियों को बाहर भेजा गया था ऑपरेशन सिंदूर के टाइम, उन घुसपैठियों की बात कर रही हूँ जो बांग्लादेश से बंगाल में आके आ सकते हैं। क्योंकि ममता बनर्जी जैसी जो अगर सीएम है वहां की, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसीलिए वो संविधान की घुसपैठिए का नाम बता दीजिए जो एसआईआर में निकला हो। मैं एक का नाम पूछ रहा हूँ आपसे। और रही बात सिर्फ एक व्यक्ति का, एक व्यक्ति का आप नाम बता दीजिए। एक व्यक्ति का आप नाम बता दीजिए जो एसआईआर से निकला हो, जो बांग्लादेश का नागरिक हो। और अगर आ रहा है तो क्या ये अमित शाह की नाकामी नहीं है? अगर कोई व्यक्ति आ रहा है बाहर के देश से आके वोट कर रहा है तो क्या ये अमित शाह? आप दोबारा बोलिए, क्या बोल रहे हैं जरा मुझे बोलिए। जी देखिए, मैं बोल रहा हूँ अगर एक व्यक्ति भी बांग्लादेश का नागरिक आके बिहार में वोटिंग कर रहा है तो क्या ये अमित शाह की नाकामी नहीं है? क्या मैं बिहार की तो बात ही नहीं कर रही, मैं तो बात ही बंगाल की कर रही हूँ। उस समय बात हो रही थी ममता बनर्जी की, और हमारे देश के गृह मंत्री थोड़ा ना राज्यों के हिसाब से बदल जाएगा। गृह मंत्री के अंदर ही तो आता है सारा देश की सुरक्षा। ऐसा आरोप कैसे लगा सकते हैं? हम अपने मुंह से लगा सकते हैं क्योंकि आप जो तर्क कर रही हैं उसके हिसाब से गृह मंत्री जो है वो जिम्मेदार आदमी है। अगर कोई दूर का देश का व्यक्ति, आप बोल लीजिए पहले फिर मैं बोलूंगा। लगाए जा रहे हैं। अरे मंत्रियों के आरोप क्या? मंत्री कोई भगवान थोड़ा ना, मंत्री सरकार का नौकर है। हम वोट देते हैं, हमारे उससे उनका सरकार घर चलता है। मंत्री कोई भगवान का अवतार थोड़ा ना है। मंत्री के ऊपर आरोप बिल्कुल लगाएंगे हम कोई आपके अंदर होगा कि एक राजा प्रजा वाली आपके अंदर दिमाग में अभी भी सिस्टम बैठा होगा। हम लोग राजा और प्रजा को नहीं मानते। राजा प्रजा वाली तो नीति आपकी है, राजा प्रजा वाली नीति। तो फिर आप क्यों गृह मंत्री को यहाँ पर कर रही हैं? जब हम बोल रहे हैं अगर गृह मंत्री के राज्य में कोई बाहर का नागरिक आके वोट कर रहा है तो वो गृह मंत्री की जिम्मेदारी है ना कि उसे बाहर निकाले। और एक घुसपैठिए का आप नाम बता दीजिए पूरे एसआईआर की प्रक्रिया में जो निकला हो, एक घुसपैठिए का नाम। मैं आपको चैलेंज के साथ कह रहा हूँ। जब ममता बनर्जी बंगाल में करने देंगी तो अब बताएंगे कितने घुसपैठिए और कितने घुसपैठिए नहीं। बिहार की भी बात करी ना, बिहार में भी तो यही बोला था कि घुसपैठिए निकलेंगे। इसी शो पर बोला था किसी ने कि इतने सारे घुसपैठिए। मैंने बिहार की बात की कि जो लोग बिहार से बाहर काम करने गए हैं उनकी वोट बिहार की भी बनी है, और अगर वो कहीं बाहर जैसे दिल्ली यूपी कहीं और आए हैं तो वहां पर भी उनकी वोट बन गई, तो डबल वोटिंग हो जाएगी। इसलिए एसआईआर का होना बहुत ज्यादा अनिवार्य है। मेरा कहने का मतलब ये था। आपकी बात से हम बिल्कुल तरीके से सहमत हैं कि एक जगह वोटिंग होनी चाहिए, लेकिन उन व्यक्तियों का क्या जो वहां पर ही रहते हैं लेकिन काम के सिलसिले में दूसरे जिले में जाते हैं साल के 3 महीने, तो उन 3 महीनों में अगर उनका, और मैं खुद अपने, मैं आपको अगर बोले मैं वीडियो रिकॉर्डिंग दिखा देता हूँ क्योंकि मैं 20 दिन मैंने यही काम करा वहां पे अलग अलग बूथों पर जाके, तो बहुत सारे लोग हैं जिनके नाम कटे हैं। और जहां आपने बात करी डेटा मैनिपुलेशन की कि कैसे एक भी अपील नहीं आई, तो हम दिल्ली में खुद बैठा हूँ, दूसरा उदाहरण दूंगा कि यहाँ पे सरकार बोलती है कि प्रदूषण नहीं है, AQI 250 है, जबकि बाहर देखेंगे तो पता चल जाएगा कि AQI की स्थिति कैसी है। तो डेटा मैनिपुलेशन कितने आसानी से डेटा मैनिपुलेशन हो रहा है आज के टाइम पे, उसके ऊपर भी आप देख सकते हैं। ठीक है, रुकना होगा गौरव जैन जी, मोनिका जी रुकना होगा। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा, राजा मसाला।